आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। समृद्धि यात्रा के छठे दिन सिवान पहुंचे सीएम नीतीश। 71 योजनाओं की दी सौगात। मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। दानापुर के पेटिया बाजार में भीषण आग, 10 दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान। किशनगंज में सैनिक स्टेशन के विरोध में किसानों का धरना, अख्तरुल ईमान हुए शामिल। उपजाऊ जमीन बचाने की मांग। बसौड़ी में पुलिस शूटर मुठभेड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर परमानंद यादव गिरफ्तार। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत पर आरजेडी का हल्ला बोल। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने कहा, बेटियां सुरक्षित नहीं। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहली खबर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा के छठे दिन सिवान पहुंचे। 16 जनवरी से शुरू हुई इस यात्रा में सीएम कई जिलों में विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। सिवान में वो कुल लगभग 201 करोड़ रुपए की 71 योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मैरवा के निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और ये परियोजना लगभग 450 से 530 करोड़ की लागत से बन रही है और सिवान सहित आसपास के जिलों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाएगी। निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश ने विभिन्न विभागों के स्टॉल देखे और जीविका से जुड़ी योजनाओं का जायजा भी लिया। इसके अलावा सीएचसी मैरवा और एएनएम कॉलेज का भी दौरा किया। लेकिन जैसे ही हम लोगों की सरकार आई, पहले वाले कुछ नहीं करते थे, तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब जानते हैं प्राथमिक ये जो था स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हो गए। अब सब जगह अपना इलाज करते हैं और अब सब जगह काम करते हैं पूरा। तो इस तरह से बहुत तरह का काम किया। और उसके अलावा जो पहले क्या स्थिति थी, पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आई जो बाद में जो सरकार को मौका मिला, 15 साल रहा, और तो क्या था जी, 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, हट गया तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। कभी किसी महिला को कहीं कोई किया है कोई काम? ऐसे ही सब फालतू काम करते रहता था। तो उसी तरह से अब समझ लीजिए कि पहले कुछ नहीं किया था, हम लोग सब जगह काम करवाए हैं। जब से हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से हम लोगों ने सब जगह काम किया। तो इसी तरह से समझ लीजिए पूरे तरह से जो आपको बता दिए, पहले तो बहुत कम था कि मैंने 29 मरीज था तो 1 या 2 आता था। तो हम लोगों ने 2006 में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आए। तो सब जगह काम होना शुरू किया। और राजधानी के दानापुर में देर शाम थाने के पेटिया बाजार में मां संतोषी मंदिर के पास अचानक एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग ने देखते देखते 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। आग से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। बता दें, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं पता चल पाया है कि आग कैसे लगी, पर ऐसा माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है। दानापुर थाना अंतर्गत पेटिया बाजार काली मंदिर के पास स्थित टीन और लकड़ी के बने दुकानों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है।
जिसके बाद पुलिस यहाँ घटनास्थल पर पहुंची है तथा फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पे नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग आग पे नियंत्रण पाया जा चुका है और भी थोड़ी जगह आग लगा हुआ है जिसको नियंत्रित किया जा रहा है। अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। आग बुझने के बाद स्थानीय से पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आग लगने का कारण क्या था। घर से फोन आया यहाँ पे बाजार में आग लग के हम बहुत दौड़ाए हैं, देखे जी मेरा दुकान पूरा जलते साफ हो गया। कैसे आग लगी है? अभी तो ये नहीं बता सकते हैं। अभी तो दुकान था? यही जनरल स्टोर का दुकान है। कितने दुकानों में आग लगी है? अभी तो लगता है 5-6 दुकान में आग लग चुका है। कितने का नुकसान हुआ? अभी तो आपका कितना का नुकसान हुआ? 10 लाख प्लस होगा। कितने फायर ब्रिगेड की टीम आई? गाड़ी कितनी आई? गाड़ी तो 2 आई है, 3 आई है। गाड़ी तो लेट से आई है। लेट से आई? क्या लेट से आई? लेट से 10-15 दिन लेट से आई है। और बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही 18 साल की छात्रा की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। अब इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने मंगलवार को उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया है जहां बेहोश पाए जाने के बाद लड़की की संदिग्ध मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर फैले आक्रोश के बीच शहर के एक अन्य छात्रावास में रहने वाली एक अन्य लड़की की आत्महत्या का मामला सामने आया है। वो भी नीट की तैयारी कर रही थी। लगातार घटते घटनाक्रम के बाद विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर हमला बोल रहा है। इसको लेकर मंत्री रामकृपाल यादव ने वापस लालू यादव को जंगल राज याद दिलाने की बात कही है और क्या कुछ कह रहे पर सुनिए। 20 साल का जो शासन रहा है, सुशासन, उसका आंकड़ा निकाल करके दिखाएं लोगों को कि उनके वक्त में अपराध ज़्यादा था कि हमारे वक्त में अपराध ज़्यादा था। हम तो अपराधियों को बिल में घुसाते हैं और अपराध नहीं होने दे रहे हैं। हमारा सुशासन है, कोई भी अपराधी बच के नहीं जा सकता है और कोई अपराधी बचने का कहीं कोई उपाय नहीं है और न कोई यहाँ पर अपराधी सर उठाने की हिम्मत कर रही है नीतीश कुमार और एनडीए के शासन में। और वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुए हादसे पर गहरी संवेदना जताई है और साथ ही सरकार और प्रशासन पर सबूत छुपाने के इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि सरकार जो है वो प्रशासन के साथ मिला हुआ है और प्रशासन जो है वो लगातार सबूत छुपाने में मदद कर रही है। इस प्रशासन सब लोग अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं। जो हम लोगों को मीडिया के माध्यम से और जो सिचुएशन हुआ उसका अनुकूल जो समझ में आ रहा है कि उस अनुकूल लग रहा है कि ये जो है अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। एसपी साहब अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। जो रिपोर्ट उनके पास फर्स्ट रिपोर्ट जो आया था मेडिकल का, वो रिपोर्ट गलत था। दूसरी जगह से स्पष्ट हो जाता है कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बावजूद भी जो रिपोर्ट बनाए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और सिर्फ लिपापोती करने के लिए एक टीम को गठित कर दिया गया है और बिहार राज्य के लोगों को गुमराह किया जा रहा है और परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। तो आज हम लोग परिवार से मिलने के लिए आए हैं, भरोसा दिलाए हैं। आने वाले समय में बिहार में इसके लिए हमारी पार्टी, हमारे बिहार के लोग सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जो घटना हुआ, ऐसा घटना भविष्य में फिर से ना हो, वो सरकार प्रशासन सब सुनिश्चित करे और आने वाला समय में सरकार जो जिस तरीके से अपराधी को बचा रहे, आपने ये कुछ साल पहले सुना होगा मुजफ्फरपुर में भी इस तरीके से घटना हुआ था। पहले सरकार बचाने का कोशिश किया, बाद में दुनिया के सामने में आया। उसी तरीके से इसमें भी दिख रहा है कि घर पे 4-4 घंटा 8-8 घंटा परिवार से सवाल जवाब कर रहे, लेकिन वो डॉक्टर से सवाल जवाब नहीं कर रहे जिन्होंने रिपोर्ट बनाया। उस डॉक्टर से सवाल जवाब नहीं कर रहे जिन्होंने उनका कपड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया। मधेपुरा में कुदरत का एक करिश्मा देखने को मिला है। NH 107 के पास द्वारिका टोला इलाके में एक खेत में उगी फूलगोभी ने सभी को हैरान कर दिया। आमतौर पर फूलगोभी में एक ही फूल होता है, लेकिन इस बार एक ही फूलगोभी में एक साथ 8 फूले खिले हैं। इस अनोखी फूलगोभी को देखने के लिए आसपास के गांव से लोग पहुंच रहे हैं और इसे अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। हालांकि जानकार इस पौधे में होने वाला प्राकृतिक बदलाव बता रहे हैं। अभी अनोखी फूलगोभी मधेपुरा में चर्चा का केंद्र बन गई है। और हम पंप के कैंपस में गोभी का पहली बार खेती किए और एक अद्भुत पौधा हुआ जिसमें एक पौधा में 6 फूल है। नॉर्मली एक पौधा में 1 फूल होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा पौधा है जिसमें 6 फूल है। क्या लगता है, ये प्राकृतिक का कोई हाल हो? हाँ, ये ऐसा ही कह सकते हैं कि ये कुछ अद्भुत ही है। और तो कुछ लोग तो बोलते हैं अभी मजाक मजाक में कि ये कलयुग का गोभी है। कहाँ से बीज मंगाए? ये हम मधेपुरा से मंगाए थे। हाइब्रिड है कि ये देसी? देसी।
और बिहार के किशनगंज जिले में प्रस्तावित सैनिक स्टेशन को लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। आज अंबेडकर टाउन हॉल के पास सैकड़ों किसानों ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वे सेना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उपजाऊ खेत की जगह बंजर जमीन पर सैनिक स्टेशन बनाया जाए। यहां 200 से 250 एकड़ खेती की जमीन पर सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी चलती है। धरने में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और विधायक सरवर आलम भी शामिल हुए। नेताओं ने सरकार से मांग की है कि किसानों को उजाड़ने के बजाय वैकल्पिक जमीन दी जाए। किसानों ने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन किसानों की जिंदगी और खेती भी बचाई जाए। हम लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, उस तबके का अगर जमीन छीन लिया जाएगा तो वहाँ के लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो हम लोग तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उस सैनिक कैंप को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ पर सरकारी जमीन बहुत सारे किशनगंज में, ऐसे जगह पर शिफ्ट किया जाए जहाँ घनी आबादी ना हो। जहाँ पर प्रस्तावित जमीन जहाँ पर सेना ने पसंद किया है वो बहुत घनी आबादी है। वहाँ 3 गाँव के बीच में छोटी सी जमीन है, उस जगह पर सेना कैंप बनेगा तो वहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे। पहले से यहाँ के लोग गरीब हैं। सिर्फ ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारे DM साहब दूसरी जमीन को तलाश करके दूसरी जगह प्रस्ताव भेजें। हम लोग सारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अरे लोगों को पता होना चाहिए कि सीमांचल के कौन लोग हैं, किनकी औलादे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इस इलाके को कल तक पाकिस्तान में जाने नहीं दिया। हमारे बाप दादा पर हमको गर्व है कि अगर वो करवट बदलते ये हिस्सा पाकिस्तान का होता, हमने उस वक्त लड़कर इसको भारत में रखा है। और हम अगर नहीं होते तो आज ये 2 टुकड़ा होता और आसाम और मणिपुर अलग हो गया होता। हमने अखंडता की लड़ाई हमेशा लड़ी है, आज भी अखंडता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मामला ये कि सरकार से हम कहना चाहते हैं कि मामला ये है कि फौजी जमीन के आप डिक्टेटर बने हुए हैं कि वहीं की वहीं लेंगे। अरे कल कारखाने के लिए हम जमीन दे रहे, क्यों नहीं ला रहे? मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे लिए जगह, हमारी जमीन अच्छी नहीं है, कल कारखाने के लिए हमारी जगह अच्छी नहीं है। अब फौज के लिए जमीन दे रहे हैं, उस पर भी हम ये कर रहे हैं कि हम जमीन देना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं दूसरी जगह का प्रस्ताव लीजिए तो आप डंडा लेके खड़ा है कि नहीं वही लेंगे। ये मुनासिब अमल नहीं है। हम लोग ये लोग पूरी नरमी के साथ सभ्य तौर पर लोग आग्रह करने के लिए आए हैं। अब पटना के मसौढ़ी से बड़ी खबर है। मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कुख्यात शूटर के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा शूटर परमानंद यादव गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में घेराबंदी की गई। खुद को घिरता देख शूटर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। घायल शूटर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है और आगे की जांच फिलहाल जारी है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि बेउर थाना के द्वारा कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए। उसमें से एक अपराधकर्मी बाइक से निकल कर भागने में सफल रहा। बेउर थाना के द्वारा इन्फॉर्म किया गया मसौढ़ी थाने को कि वो अपराधकर्मी जहानाबाद की ओर जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही मसौढ़ी थाने के द्वारा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे वाहन चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा गया, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो इसी बीच में वो बाइक से गिर गया। उसके उपरांत वो पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। आत्मरक्षा अपनी सुरक्षा में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें उसे एक गोली उसके पैर में लगी। उसके उपरांत उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। उक्त अपराधकर्मी का नाम परमानंद यादव बताया जा रहा है। यह लातेहार झारखंड का रहने वाला है। अभी तक जो निकल के आया है इसका संबंध राहुल सिंह गैंग से निकल कर आया है और राहुल सिंह गैंग का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ बताया जा रहा है। अभी मामला अनुसंधान अंतर्गत है, इसमें और भी बातें निकल कर आएंगी। यह भी पता चल रहा है कि यह व्यक्ति पहले विदेश यात्रा वगैरह भी कर चुका है। इसके ऊपर 18-20 से भी कहीं ज़्यादा हत्या, डकैती, लूट, एक्सटॉर्शन, नाम्स एक्ट वगैरह के कांड दर्ज है। अब पटना से बड़ी खबर सामने आई है। बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि बैंक के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर ये गड़बड़ी की है। जानकारी के मुताबिक लोन पास कराने और खातों के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मामले के सामने आने के बाद बैंकिंग सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बैंक प्रबंधन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। जांच एजेंसियां दस्तावेज की जांच कर रही हैं और जल्द ही दोषियों से पूछताछ हो सकती है। इस खबर से पटना के बैंकिंग क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। एक गया में एक अखौरी गोपाल जी हैं, जिनकी 2 कंपनी थी, परीना मोटर्स और रामनंदी मोटर्स। इन्होंने बैंकों के समूह से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंसोर्शियम बोलते हैं, उससे करीब 300-400 करोड़ का लोन लिया। उनमें बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल था।
कालांतर में वो लोन खराब हो गया, उन्होंने समय पे उसके ऋण का भुगतान नहीं किया किस्त का, तो बैंकों ने उसको एनपीए कर दिया और बैंकों ने उन प्रॉपर्टीज़ का जो उन्होंने मॉर्गेज किए थे उसको ऑक्शन के थ्रू बेचा। तो हमारे साथ जो प्रोमोटर हैं, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, उस बैंक समूह में जो पहला बैंक जिसने बेचा वो बैंक ऑफ बड़ौदा था, उससे इन्होंने ऑक्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी लिया और उस प्रॉपर्टी पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। बाद में इन्हें पता चलता है 1 से 2 साल बाद कि जो प्रॉपर्टी बैंक ऑफ बड़ौदा को मॉर्गेज की गई थी वही प्रॉपर्टी बैंक ऑफ इंडिया को भी उस प्रोमोटर ने मॉर्गेज कर रखी थी। तो फिर बैंक ऑफ इंडिया का भी ऑक्शन आया। तो चूंकि ये विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, ये चाहते तो बोलते कि मैंने तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लिया है, मुझे क्या मतलब है बैंक ऑफ इंडिया से। पर बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो प्रॉपर्टी ऑक्शन पे डाली उसमें भी इन्होंने बिड किया, परंतु बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी ने इनके बिड की राशि को, जो कि 5 करोड़ 90 लाख है, उसको नहीं एक्सेप्ट करते हुए जो ब्लैक लिस्टेड प्रोमोटर है, जो एनपीए प्रोमोटर है, जो भाग गया था, लोन नहीं दे रहा है, जिसके ऊपर सीबीआई का केस है, उसके साथ वन टाइम सेटलमेंट कर लिया काफी कम राशि को। और गया शहर से प्रशासनिक लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि वार्ड नंबर 34 की पार्षद शीला देवी की सरकारी रिकॉर्ड में मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। इसी वजह से उनकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई है। जब पेंशन आनी बंद हो गई तो शीला देवी दफ्तर पहुंची। केवाईसी कराने पर पता चला कि कागजों में उन्हें मृत दिखाया गया है। अब एक जिंदा पार्षद को खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शीला देवी ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रतिनिधि ओम यादव ने कहा है कि ऐसे मामले में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की आशंका है। ये मामला सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लोग गए तो पता चला कि हम मृत्यु हो गए हैं, तो हम जिंदा हैं तो मृत्यु कैसे हो गया? हम जिंदा हैं तो मृत्यु कैसे घोषणा कर दिया? आप ब्लॉक क्यों गए थे? क्या ब्लॉक गए थे कि हम केवाईसी करवावे गए थे, तो बोला कि आप तो मर चुके हैं, तो हम मर गए तो खड़ा कैसे हैं? ब्लॉक गए कि हमरा वृद्धा पेंशन चालू कर दीजिए, तो बोला कि अब तो मर गए हैं। ये बात कहाँ बोला? ब्लॉक में? ब्लॉक ने बोला। तो हम मर गए तो खड़ा कैसे हैं? ब्लॉक से पता किए, पता लगाया। हाँ। तो आपने कहा कि हम जीवित हैं। जीवित हैं। अधिकारी ने क्या कहा? कि अब तो मर चुके हैं। तो अधिकारी कुछ बोला आपको? बोला कि ना, कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो आपने दोबारा केवाईसी कराए तो निकला कि अब तो मर चुके हैं। अब फलका प्रखंड के कबलसिया गांव में हुए भीषण आग की घटना हाल ही में हुई है, जिसके बाद पीड़ितों को राहत दी गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संतोष गुप्ता के नेतृत्व में तिरपाल बर्तन और अन्य राहत सामग्री बांटी गई। इस दौरान प्रखंड प्रमुख दीपा शिखा सिंह और मुखिया प्रतिनिधि संजय झा और जिला परिषद सदस्य मनोज मंडल भी मौजूद थे। पीड़ितों ने बताया कि आग से 14 परिवारों का घर जलकर राख हो गया था और कुछ भी बचत नहीं हो पाई थी, सब कुछ जलकर खाक हो गया था। संतोष गुप्ता ने लोगों को आग से बचाव के लिए सावधानी बरतने और ज्वलनशील सामान को सुरक्षित जगह रखने की सलाह दी है। उन्होंने बिजली के तार दुरुस्त रखने और खाना बनाने की जगह पर पानी की बाल्टी रखने की अपील की है। इस घटना को देखकर कि एक किसी की बेटी की भी शादी थी, उसके लिए भी रखा हुआ था रुपया। देखिए, हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी कटिहार से आए हैं और हम लोग का प्रयास ये रहता है कि कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा है, आग लगी है, बाढ़ है, ये सब में हम लोग जो भी हो पाता है हम लोग बांटने आते हैं। तो अभी हम लोग उन लोगों का जिनके घर का 14 परिवार का आग लगा था, तो उसके घर में हम लोग उन लोगों को तिरपाल, खाना बनाने और खाने का 36 बर्तन का सेट और बाल्टी, ये सब चीज़ लेकर के हम लोग आए हैं। एक प्रयास है, दुखती रग पे मलहम लगाने का एक प्रयास मात्र है। बाकी तो ऊपर वाले से हम लोग दुआ ही करेंगे कि उनके जख्म को जल्द भरे और फिर से वो लोग मुख्य धारा में लौटने का जितना जल्दी से जल्दी वो लोग मुख्य धारा में आ सके। अपना परिचय सर। मैं संतोष गुप्ता, रेड क्रॉस सोसाइटी कटिहार के सचिव, और हमारे साथ सह सचिव है विमान सरकार जी हैं, प्रबंध समिति के सदस्य पुरुषोत्तम मोदी जी हैं, देवराज शर्मा जी हैं। हम लोग ये सब कटिहार से चल के आए हैं। अब
भागलपुर में कहलगांव कार्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कहलगांव और पीरपैंती अंचल में विभिन्न परियोजनाओं की भू अर्जन की समीक्षा की गई। विशेष ध्यान गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन पर था, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रैयतों से प्रतिदिन आवेदन लिए जाएं और वंशावली बनाई जाए और LPC निर्गत किया जाए। और बैठक के बाद जिलाधिकारियों ने विक्रमशिला कटरिया रेलवे लाइन के सर्वे स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जनता और अधिकारियों से मिलकर भूमि सर्वे की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी जरूरी जानकारियां जिला भूमि भू अर्जन और पदाधिकारी को भेजने के निर्देश दिए हैं। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि कहलगांव अनुमंडल में करीब 10 बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए आज हमारे SDO, DCLR, हमारे BDO, CO एवं सभी विभाग के अभियंताओं के साथ आज यहाँ बैठक की गई थी और सभी प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे एक्सपेडाइट कर सकें, समय से पहले कैसे उसको पूर्ण कर सकें, इसी के संबंध में भी बैठक की गई है, जिसमें कि विक्रमशिला कटरिया लाइन भी है और हम लोग स्थल निरीक्षण करने भी जा रहे हैं अभी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर कहाँ तक क्या प्रोग्रेस है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी लगभग फाइनल स्टेज में है। हमारा जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, ये सब सारी चीज़ें हो गई है। बहुत जल्द हम किसानों को उनके खाते में भुगतान करेंगे और उस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा। NHI पर सर जो NH80 पे जो अतिक्रमण है सर, उसको लेकर आपका छापा भी था कि कुछ दिन में नापी होगा, अभी तो कुछ हुआ नहीं सर। आपको अवगत करा देना चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हम लोग तभी बोलते हैं जब मापी हो जाए। और राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही 18 साल की छात्रा की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। पूरे मामले को लेकर RJD सड़कों पर उतर गई है और सरकार को घेर रही है। बता दें, अब इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि SIT ने मंगलवार को उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया है, जहां बेहोश पाए जाने के बाद लड़की की संदिग्ध मौत हुई थी। बिल्कुल एक घटना, मैं क्या कहूँ, नीट की छात्रा हो या 4 साल की बच्ची हो, बक्सर की घटना हो, मधेपुरा की घटना हो, पूर्णिया की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, पटना में प्रतिदिन, तो इस तरह की कितनी मैं घटनाएं बताऊं आपको। प्रतिदिन महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम सभी महिलाएं यहाँ तक की डरी हुई महसूस कर रही हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं इस सरकार में। हम लोग घर से निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है बहरी गूंगी सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए कौन आगे आएगा। हम लोग डरे हुए हैं और हम लोग न्याय की मांग करते हैं। और मैं मांग करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी CM जी से कि वो लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दें। राजगोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल परिसर में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हथुआ विधायक रामसेवक सिंह और DM पवन कुमार सिन्हा ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और लोगों को दी जा रही सेवाओं और योजनाओं की जानकारी की समीक्षा की। DM ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्टॉल पर आने वाले हर नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुना जाए और तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार हर सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा ताकि लोग अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों को बता सकें। हथुआ विधायक रामसेवक सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए लोगों से कहा कि वे इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। शासन के द्वारा सबसे पहली बात तो मैं रेक्टिफाई कर देना चाहता हूँ, अब जनता दरबार वर्ड सरकार के डिक्शनरी से समाप्त हो गया है। अब ये जिला स्तर पर 2 बार होता है, सोमवार और शुक्रवार को, जिसका नाम है जन संवाद। ये मैंडेटरी रूप से सभी करना है। इसके अतिरिक्त हमने इस जिले के लिए प्रत्येक बुधवार को यह निर्धारित किया है कि प्रशासन जनता के दरवाजे पर जाएगी, तो हर प्रखंड में एक बार हर सप्ताह ये आयोजन होगा। उसी क्रम में आज हम लोग हथुआ में आए हुए हैं और इसकी सूचना हमने एडवांस रूप से सभी अपने माननीय विधायक जी को भी दे दी है, जो उस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, ताकि वो भी समझे कि जनता की समस्याएं किस रूप में ज़्यादा है। देखिए, जो हमारी समस्याएं मूल रूप से है, आज जो हम लोग आए हैं, तो मौलिक समस्या हमारे राजस्व विभाग की है, जहाँ दाखिली खारिज, परिमार्जन, भूमि नापी, इस तरह के मामले लंबित हैं और 34-35 आवेदन अभी तक आ चुके हैं इस जनसंवाद कार्यक्रम में। उसी प्रकार सोशल सिक्योरिटी में, समाज सुरक्षा में भी कुछ आवेदन आए हैं। भागलपुर में भूकंप जैसे आपदाओं से निपटने के लिए सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है। इसी अभियान के तहत सुंदरवती महिला कॉलेज में SDRF ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 200 से अधिक छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों ने
को भूकंप से बचाव की जानकारी दी गई। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कुमार नीरू ने बताया है कि भूकंप के समय घबराने के बजाय ड्रॉप, कवर और होल्ड तकनीक अपनाना जरूरी है। उन्होंने ये भी समझाया कि आपदा के बाद बिजली और गैस की जांच कैसे करें, घायलों को प्राथमिकता सहायता कैसे दें और प्रशासन को सूचित करना क्यों जरूरी है। इस तरह के प्रशिक्षण से आम लोगों में जागरूकता बढ़ती है और जान माल का नुकसान कम होता है। बिहार सरकार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एसडीआरएफ टीम को ये 15 जनवरी से 28 जनवरी तक सुरक्षा पखवाड़ा के तहत जिला के अंदर विभिन्न स्कूल कॉलेजों में भूकंप से सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा कैसे हो, इसके बारे में प्रशिक्षित करने का निर्देश मिला है। इसी क्रम में कल मरवारी पाठशाला में प्रशिक्षण था, आज एसएम कॉलेज में प्रशिक्षण है। मुख्य तौर पे भूकंप आने से पहले, भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद की कार्रवाई बच्चों को बताई जा रही है। यहाँ पे आज 200 महिलाएं बच्ची आई हुई हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। बिहार के भोजपुर जिले में घाघा पंचायत के मुखिया कामता यादव को जमीन विवाद को लेकर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया। कामता यादव का कहना है कि उन्होंने विधिवत रूप से जमीन खरीदी थी, लेकिन कुछ लोग निर्माण में बाधा डाल रहे हैं और मकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। विरोधी पक्ष का आरोप है कि मुखिया ने अधिक जमीन पर कब्जा किया है। मुखिया ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है और वीडियो बनाकर अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी। उनका कागज देखा जाए, उनका न जमाबंदी है, न मोटेशन है, न राजस्व रसीद कट रहा है। जमीन रामदयाल सिंह का रजिस्ट्री शत्रुघ्न सिंह से कराते हैं तो वो हड़प रहे हैं कि हम हड़प रहे हैं। मेरा जिसके नाम से रसीद है, उस जो बाजार मालिक विजय सिंह, वो हमको रजिस्ट्री किए हैं। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव में एक नवविवाहित जन्नती खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शव घर के अंदर फंदे से लटका हुआ पाया गया है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। जन्नती की शादी 8-10 महीने पहले ही मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी और वो ससुराल में रह रही थी। आजमनगर पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए परिजनों ने आवेदन नहीं दिया है और जांच के बाद ही मौत का असली कारण पता चल पाएगा। अब सिर्फ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।